Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear friends. This is your course instructor Asif Javed. I welcome you back to CA Latif's Academy. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में बात की थी और आज हम उसी के ऊपर फर्दर कुछ और बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम नॉर्मल सब ग्रुप को डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपको फिर से क्विकली रिवाइज करता हूं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी इफ यू हैव एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज नॉर्मल इन जी। और मैंने आपको कहा था इसको ऐसे भी लिखते हैं, this is one of the notation of H is normal in G. If what happens for all H belonging to H, this quantity GH, G inverse, this belongs to H and this is true for all G belonging to G. यानी अगर हम H के किसी भी एलिमेंट को एक तरफ G से मल्टीप्लाई करें और एक तरफ G इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी है अगर ये फिर से H के अंदर लैंड करे, इफ इट सेफली लैंड्स इनसाइड H, देन वी कैन से दैट दिस सब ग्रुप H, दिस इज नॉर्मल इन G. फिर मैंने आपको बोला था कि जब हम नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड करते हैं किसी भी ग्रुप के तो कुछ रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए. यू मस्ट नो सर्टेन थिंग्स बिफोर हैंड. जैसे अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, इफ G इज ए ग्रुप, देन H is equal to E and H equal to G are always normal subgroups of G, are always normal subgroups of G. मतलब दो नॉर्मल सबग्रुप्स तो हमें पहले ही पता चल जाता है किसी भी ग्रुप के. कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, दो सब ग्रुप तो हमेशा उसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक तो आइडेंटिटी वाला और एक वो खुद अपने इक्वल जो होता है. इसके अलावा इसी तरह से जो सेंटर ऑफ जी है, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. जो सेंटर ऑफ जी है वो भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. तो ये भी आपको एक दिस इज अनदर वे, दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. इसी तरह से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एक और चीज मैंने आपको बताई थी. क्या बताई थी कि इफ H is a subgroup of G, then and index of H in G, इसको ऐसे लिखते हैं, which is order of G upon order of H. अगर ये 2 के बराबर आ जाए, if index of H in G is equal to 2, that is order of G upon order of H, this ratio is equal to 2, then H is normal in G. ये हो गया. इसी तरह से बच्चों एक और रिजल्ट होता है. व्हाट इज दैट? रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि all the subgroups of an abelian group are normal. ठीक है. अगर आपके पास एक ग्रुप अबिलियन है तो उसके सब के सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं. बट आप अब सवाल ये आता है, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? इज इट्स कन्वर्स ट्रू आल्सो? इसका कन्वर्स क्या बनेगा? आई वांट टू से इज इट्स
कन्वर्स आल्सो ट्रू। बोलिए, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा? तो बच्चे इसका कन्वर्स जो है इसका कन्वर्स जो है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होता? इसका कन्वर्स बनेगा क्या? ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल। मतलब हमने ये कहा कि इफ G is abelian, if G is abelian, then all the subgroups of G are normal. इसका उल्टा क्या बनेगा? इसका उल्टा ये बनेगा कि अगर किसी भी ग्रुप के सब सब ग्रुप्स नॉर्मल हो, क्या वो एबिलियन होता है? ऐसा जरूरी है? If all the subgroups of G are abelian, is it normal? क्या कह रहा हूं मैं? सॉरी, if all the subgroups of G are normal, is it abelian? हाँ सॉरी, मैंने आपको शायद गलत बता दिया। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा कि इफ G इज एबिलियन, if and only if all the what I am saying, am I correct? नहीं नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। एग्जाम्पल आप Q4 की ले लीजिए, Q4 की एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, दे आर नॉर्मल। सबके सब क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका Q4 है, इसका एनालिसिस करते हैं। ऐसे लिखिए इसको बराबर, Q4 दिस इज ग्रुप ऑफ क्वाड्रेनियंस, +-1 +-I +-J +-K। ठीक है, so this is a group and this is a non-abelian group, this is a non-abelian group of order 8। अब ये 8 ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो किस किस ऑर्डर का हो सकता है? ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है इसमें? 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है, 8 ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, अब 1 ऑर्डर का इसमें कौन सा है? दिस दिस इज ऑर्डर 1। अब आपको पता ही है कि H इज इक्वल टू E, ये तो नॉर्मल होता ही है, तो ऑर्डर 1 का क्या हो गया? दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। चलिए जी, ये आ गया इसका नॉर्मल, और होगा भी एक ही, क्योंकि ऑर्डर 1 का इसमें एक ही होता है, किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 1 का एक ही सब ग्रुप होता है। ऑर्डर 2 के कितने होंगे? ऑर्डर 2 के देखिए बेसिकली इसमें है, ऑर्डर 2 हो गया इसका, ऑर्डर 2 के साइक्लिक ही होंगे इसमें, तो कितने होंगे ऑर्डर 2 के इसमें साइक्लिक? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ elements of order 2 upon phi of 2।
तो कितने हो जाएंगे शाबाश? ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं? 1 2 4 1 1 6। टू ऑर्डर के इसमें एक ही एलिमेंट होता है, सो दिस इज 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। ये इसमें एक ही आएगा। और ये जो ऑर्डर 2 का इसमें ग्रुप होता है वो ये होता है 1 - 1। और ये बेसिकली होता है सेंटर ऑफ Q4। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ Q4। तो ऑर्डर 2 का भी इसमें क्या हो गया? नॉर्मल। ऑर्डर 1 का भी नॉर्मल था, ऑर्डर 2 का भी क्या हो गया? नॉर्मल। ऑर्डर 1 का तो होता ही है, H इक्वल टू E एंड H इक्वल टू G, दे आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। ये तो होते ही होते हैं, इनमें कुछ चेक करने की हमें जरूरत नहीं। अब बचे ऑर्डर 4 के। देखो बच्चे, जो ऑर्डर 4 के इसमें सब ग्रुप्स होंगे, कितने होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 4 और ऑर्डर ऑफ G कितना है? 8। तो ऑर्डर ऑफ H अपॉन ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, दिस इज इक्वल टू 8/4, दिस इज इक्वल टू 2। मतलब इंडेक्स ऑफ H इन G कितना हो गया? 2। इसका मतलब 4 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप्स हैं ऑल आर नॉर्मल। सब क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। उस रिजल्ट के हिसाब से जिसमें हमने कहा था कि अगर इंडेक्स ऑफ H इन G क्या हो? 2 हो, तो वो सब ग्रुप्स नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आपने फाइंड करना है कितने होते हैं, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। इसमें आपको नॉन साइक्लिक के लिए भी एक केस देखना पड़ेगा, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट राइट नाउ because it will take some time and we are here to discuss normal subgroups in this very lecture, because it will take us back to the theory of subgroups and we have to do in-depth analysis of all those things. तो अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ऑर्डर 4 के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे इसमें, चाहे वो साइक्लिक होंगे या नॉन साइक्लिक होंगे, जो भी होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। तो 1 ऑर्डर के भी नॉर्मल हो गए, 2 ऑर्डर के भी नॉर्मल हो गए, 4 ऑर्डर के भी नॉर्मल हो गए, और 8 ऑर्डर का तो ये खुद ही है, और खुद तो होता ही है नॉर्मल सब ग्रुप कोई भी। इसका मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि Q4 के ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q4, all subgroups of Q4 are normal, but Q4 is non-abelian, but Q4 is non-abelian। तो हमने देख लिया कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर किसी भी ग्रुप के सब सब ग्रुप्स नॉर्मल हो जाएं, तो उस केस में ग्रुप अबेलियन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू गाइस। चलिए अब नोट्स की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं नोट्स में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं, उसी हिसाब से हम आज का लेक्चर फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, हियर वी गो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जो हमने रिजल्ट पढ़ा था। कौन सा रिजल्ट? देखिए इसको देखिए आप, ये आपके पास एक सब ग्रुप दिया गया है किसका? D4 का। तो आपसे पूछा गया है क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का? तो देखिए इंडेक्स ऑफ K इनसाइड D4, ऑर्डर ऑफ D4 अपन ऑर्डर ऑफ K कितना है? 2। तो इंडेक्स क्योंकि 2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नीचे देखिए ग्रुप क्या दिया गया? S3 क्रॉस S4, ठीक है। ये आपको ग्रुप दिया गया है। इसका ऑर्डर कितना है? S3 का कितना होता है? 6। और S4 का कितना होता है? आई थिंक 24। तो 24 इंटू 6 कितना होगा? 144। तो इसका ऑर्डर हो गया 144। बात करते हैं A3 क्रॉस S4 की। A3 का कितना ऑर्डर है? A3 तो S3 का आधा हो जाएगा 3, और इसका कितना है? 24। तो ये हो जाएगा 72। तो एक का ऑर्डर है 72, एक का ऑर्डर है 144, और ये इसका सब ग्रुप होता है। दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस। इफ यू सी केयरफुली, इंडेक्स इसका देखोगे आप, किसका इंडेक्स? इंडेक्स ऑफ दिस S3 क्रॉस S4 डॉट, दैट इज कोलन A3 क्रॉस S4, मतलब ये G, इंडेक्स ऑफ G इन H देख रहा हूँ। दिस इज ऑर्डर ऑफ S3
S4 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3 S4। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? इंडेक्स कितना होगा? 144 अपॉन 72 दैट इज इक्वल टू 2। तो इंडेक्स कितना हो गया? सो इंडेक्स इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं सिंस इंडेक्स ऑफ G H in G is 2, so therefore this group is normal inside this group। इंडेक्स वाली थ्योरी से ये भी हो गया। नीचे चलिए, Q4 के सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स बोला आपको फाइंड करने के लिए। अभी अभी हमने फाइंड किए। H1 आपका 1 है, H2 ये है, H3 ये है, H4 ये है, H5 ये है। ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप्स हैं, ऑर्डर 2 के 1 है, ऑर्डर 1 का 1 है। और देखिए H1 H6 तो है ही नॉर्मल सब ग्रुप्स। उसके बाद H2 सेंटर ऑफ Q4 है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। H3 H4 और H5 के इंडेक्स 2 है, हेंस ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q4 आर नॉर्मल। तो यही नोट आपको मैंने वहां पे भी बताया था कि ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q4 आर नॉर्मल बट Q4 इज नॉन एबिलियन। ठीक है, क्लियर है? फाइन। अच्छा, इसमें मजे की बात देखिए क्या है। अगर आप Q4 के ऊपर गौर करें, इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपरली इसके अंदर कंटेन होते हैं, चाहे वो 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर के हो, सॉरी 4 ऑर्डर के हो, ये सब के सब क्या है इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स एबिलियन। लेकिन खुद ये ग्रुप क्या है? नॉन एबिलियन। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी ऐसे नॉन एबिलियन सब ग्रुप की एग्जांपल दीजिए जिसके सब के सब प्रॉपर सब ग्रुप्स एबिलियन होते हैं। तो Q4 इज द एग्जांपल ऑफ दैट, बिकॉज इसके जो भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, चाहे वो 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर के हैं, 4 ऑर्डर के हैं, ये सब के सब, क्योंकि 1 ऑर्डर का तो वैसे ही एबिलियन होता है, Z1 की तरह होता है, ये साइक्लिक होगा तो एबिलियन होगा। 2 ऑर्डर का Z2 साइक्लिक है तो एबिलियन। 4 ऑर्डर के दो केसेस होते हैं, एक तो Z4 की तरह का होगा तो साइक्लिक होगा तो एबिलियन होगा, Z2 क्रॉस Z2 फिर से एबिलियन, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन एबिलियन हो जाएगा। तो जितने भी इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो सब एबिलियन है, लेकिन ग्रुप खुद क्या है? नॉन एबिलियन। आप देख सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4 देखिए। सबसे पहले तो सब ग्रुप्स हमने लिख लिए इसके सभी। अब एक एक करके एनालाइज कीजिए। देखिए R0 और D4 तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे, ये तो होता ही होता है हर एक के लिए। बात करते हैं इसकी R0 और R180 की, बट दिस इज सेंटर ऑफ D4 और सेंटर ऑफ D4 नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये तो वैसे ही हो गया। अब देखिए इंडेक्स ऑफ H7 H8 और H9, इनका इंडेक्स D4 में क्या होगा? इनका ऑर्डर खुद का 4 है और ऑर्डर ऑफ D4 8 है, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा इनका? दिस इज ऑर्डर ऑफ D4 अपॉन देयर ऑर्डर विच इज इक्वल टू 2, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, अब कुल मिला के कौन सा बचा हमारे पास? ये हमारे पास ये जो बचा H3, दिस इज ये, तो क्या ये नॉर्मल है? H3 जो है ये नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप R90 ले लो एक ग्रुप का एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट ले लो, तो मैंने कहा था ना ये क्वांटिटी उसी ग्रुप में लाई करनी चाहिए, बट देखो ये क्वांटिटी V के इक्वल है और V इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली R0D को भी आप देख सकते हो कि इसमें भी नॉर्मलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, नॉर्मल ग्रुप की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस तरह से ये नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं होंगे। तो कुल मिला के इसमें से जितने टोटल थे, टोटल तो आई थिंक 10 थे इसमें, 10 में से एक तो D4 नहीं होगा, नहीं सॉरी D4 तो होगा। इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से नहीं होंगे? H3 H4 H5 और H6, मतलब 10 में से 4 नहीं होंगे, तो बाकी सब हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके कितने होंगे? 6 नॉर्मल सब ग्रुप। सिमिलरली जैसे D4 का किया तो D3 का आप देख सकते हैं। बात करते हैं S3 की। S3 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं? सबसे पहले तो S3 के ग्रुप्स कितने होते हैं? इसमें 1 ऑर्डर के ग्रुप होते हैं, 2 ऑर्डर का ग्रुप होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर 6 है, तो किस किस ऑर्डर के पॉसिबल सब ग्रुप हो सकते हैं? 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का। अब 1 ऑर्डर का इसमें और 6 ऑर्डर का जो है वो तो नॉर्मल हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स की। तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स को अगर हम देखें तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो 2 ऑर्डर का कोई भी इसमें नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। बात करते हैं 3 ऑर्डर की, तो 3 ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स इस ग्रुप का
इस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, तो ये हो जाएगा। तो 3 ऑर्डर का जो है वो हो जाएगा। बाकी जो है ये H3 H4 जो है, H3 H2 H3 और H4 ये नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है नॉर्मल सब ग्रुप्स में। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर H इज कंटेन्ड इन K एंड K इज कंटेन्ड इन G, अगर ऐसा हो जाए कि H इज नॉर्मल इन K एंड K इज नॉर्मल इन G, तो ये ट्रांजिटिव सॉर्ट ऑफ रिलेशन नॉर्मलिटी में हो जाता है। सो H इज नॉर्मल इन G, मतलब अगर H इज नॉर्मल इन K and K is normal in G, then H is also normal in G। तो ये आपको याद रखना, अगर इस तरह की रिलेशनशिप कहीं भी आपको मिलती है सच दैट H और K आपस में, H K का नॉर्मल सब ग्रुप है, K G का है, तो H G का भी हो जाएगा। ठीक, और सॉरी, ये डिफरेंट रिजल्ट है, आई एम रियली सॉरी। ये बेसिकली आपसे सवाल पूछा गया है CSIR में, क्या ऐसा होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, इसमें कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो बेसिकली जो रिजल्ट था, मुझे स्किप कर गया जहन से, ये वाला रिजल्ट था कि इफ H इज सब ग्रुप ऑफ K एंड K इज सब ग्रुप ऑफ G, इफ H इज नॉर्मल इन G, अगर H ये इस तरह से था, अगेन सॉरी, अगर H जो है वो नॉर्मल इन G है, तो H किस में नॉर्मल हो जाएगा? K में भी। H is subgroup of K, K is subgroup of G. If H is normal in G, then H is also normal in K। इस तरह से है ये। अगर H G में नॉर्मल है, तो H जो है वो सब ग्रुप ऑफ G में भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट ट्रू होता है, लेकिन जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये ट्रू नहीं होगा इन जनरल। क्यों नहीं होगा? देखिए, एग्जाम्पल आपको दी गई है इसमें। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, मैं G लेता हूँ D4, और मैं लेता हूँ K1। देखिए, K1 ये लिया हुआ है और K2 ये, दोनों के दोनों। इसमें देखो K2 किसका सब ग्रुप है? K1 का। और K1 किसका है? D4 का। देखना गौर से, K2 K1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, बिल्कुल है, बिकॉज इसका इंडेक्स इसमें कितना है? 2। अच्छा, K1 D4 का है, क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स इसमें कितना है? 2। लेकिन क्या K2 D4 का है? तो अभी पहले देखा हमने कि इस तरह के सब ग्रुप्स जो हैं वो D4 में नॉर्मल नहीं होते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी सॉर्ट ऑफ थिंग इज नॉट गारंटीइंग यू द नॉर्मेलिटी। कि अगर आपका H K में नॉर्मल है और K G में नॉर्मल है, तो जरूरी नहीं है कि H जो है वो G में भी नॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे रही आपकी, K1 K2 is normal in K1, K1 is normal in D4, but K2 is not normal in D4। नेट में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट हाँ, ये ट्रू है, if H is normal in G, then H is normal in K, such that H is subgroup of K and K is subgroup of G। ठीक है। अच्छा, if H is contained in center of G and center of G is contained in G, then H is normal in G। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या है रिजल्ट? if H is subset of center of G and center of G is sub, कहने का मतलब देखो क्या है, if center of group sits between a subgroup and group, अगर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो किसी सब ग्रुप और ग्रुप के बीच में हो, तो वो ग्रुप, वो सब ग्रुप उस ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज अगर Q4 की हम एग्जांपल ले लें। Q4 में देखिए बच्चे, ये है आपका एक ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, करेक्ट? ये हाँ, ये देखिए, सॉरी, 1 -1, दिस इज, नहीं इसमें नहीं बनेगी एग्जांपल,
इसमें नहीं बन सकती है वैसे, देख सकते हैं इसको। 1 is contained in -1 1, this is contained in Q4। ये तो वैसे ट्रिवियल सी बन गई, लेकिन आप देख सकते हो इसको। दिस इज सेंटर ऑफ Q4, दिस इज सेंटर ऑफ Q4, दिस इज H, इसको आप H मान सकते हो। दिस इज सेंटर ऑफ Q4 एंड दिस इज Q4। तो क्लियरली आपको पता है कि H, दिस इज ऑलवेज नॉर्मली Q4। बट इसके अलावा भी जहाँ पे ये इस तरह की कंडीशन बनेगी तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नॉर्मलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज ए लेफ्ट कोसेट। इसी तरह से अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज ए राइट कोसेट। तो जनरली होता क्या है, जैसे आपके पास दो लेफ्ट कोसेट्स हैं AH और BH, तो जरूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट भी लेफ्ट कोसेट होगा, लेकिन अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है तो ये बन जाता है ABH, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, लेफ्ट कोसेट। इसी तरह से अगर राइट कोसेट्स हो आपके पास दो, आई मीन HA और HB, अगर H नॉर्मल हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाता है, HAB। अब मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बताया है आपको, अंडर एडिशन आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस H प्लस B प्लस H, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस H, और इसी तरह से A प्लस H, सॉरी H प्लस A प्लस H प्लस B, that is sum of two right cosets। बट यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सम में तो हो ही जाएगा ये। तो प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज ए लेफ्ट कोसेट। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज ए राइट कोसेट। इन जनरली नहीं होता है, ये कब ट्रू होगा, जब H आपका नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप की पावरफुल चीज है, जो इन जनरल हमारे पास टू लेफ्ट कोसेट्स का प्रोडक्ट लेफ्ट कोसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तब ये हो जाएगा। इसका प्रूफ आप नीचे देख सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी। बेसिकली नॉर्मलिटी में होता क्या है, नॉर्मलिटी में जो आपकी लेफ्ट कोसेट है दैट इज इक्वल टू राइट कोसेट, यही होता है। बेसिकली जो आप ये लिखते हो ना ऐसे, GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है GH G इनवर्स इज इक्वल टू H, इज इक्वल टू H फॉर सम H। तो इसका मतलब होता है GH G इनवर्स, G इस तरफ भी लिख दो और HG, तो ये क्या हो जाएगा, GH इज इक्वल टू HG। सो दैट मीन्स, और यहीं पे आप जब इनको आप देखो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि GH इज इक्वल टू HG, मतलब जो लेफ्ट कोसेट है दैट इज इक्वल टू राइट कोसेट। तो ये नॉर्मलिटी प्रॉपर्टी से ही होता है, जब ग्रुप नॉर्मल होता है तब आप कह सकते हो कि HA इज इक्वल टू AH, ठीक है, और H प्लस A इज इक्वल टू A प्लस H, ठीक। सो ये कब होता है, दिस इज ड्यू टू नॉर्मलिटी। तो उसी चीज का फायदा उठा सकते हैं हम, AH BH इज इक्वल टू AHBH, फिर HB जो है वो BH, क्योंकि H नॉर्मल है तो AP को साइड कर दो HH, और HH किसके इक्वल होगा, H के ही, क्योंकि अब H के एलिमेंट्स को H में ही डालोगे तो फिर से क्या देगा आपको, वो H ही देगा। तो कुल मिला के AHBH किसके इक्वल हो गए, ABH के। तो देखिए हो गया ये राइट लेफ्ट कोसेट की। सिमिलरली आप बात कर सकते हो राइट कोसेट की। अब आपसे पूछा गया है कि सभी नॉर्मल सब ग्रुप इसके फाइंड कीजिए, इसके सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड कीजिए। तो आप कर सकते हैं इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड, वैसे ही आपने करने हैं जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले जैसे अगर हम इसकी बात करें Z2 क्रॉस Z4 की, सबसे पहले इसका ऑर्डर आपको फाइंड करना है। ऑर्डर कितना है इसका, इसका ऑर्डर 8 है। तो किस किस ऑर्डर के इसमें सब ग्रुप हो सकते हैं, इसमें 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर के हो सकते हैं, 4 ऑर्डर के हो सकते हैं, 8 के। अब 1 और 8 तो पहले ही नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, अब बचे आपके पास 2 ऑर्डर के और 4 ऑर्डर के। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। तो आप जब देखोगे 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स, ये होंगे
1 1 1, 3 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन 3 ऑफ 2, तो इसमें 3 सब ग्रुप हो जाएंगे ऑर्डर 2 के। अब आपको वो देखना है जो ऑर्डर 2 के इसमें सब ग्रुप होंगे क्या वो नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी वाइज, तो जी आई जी इनवर्स अगर वो सेटिस्फाई होती है, अगर वो होते हैं तो हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो वो नहीं होगा। फिर रहा आपका ऑर्डर 4 का एलिमेंट, तो ऑर्डर 4 का तो नॉर्मल हो ही जाएगा क्योंकि ऑर्डर 4 ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये 8 है अपॉन 4, इंडेक्स कितना हो जाएगा 2, तो इंडेक्स 2 जब भी होता है किसी का इंडेक्स ऑफ एच इन जी इंटू एच इन जी अगर 2 हो जाता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो इनके बारे में भी। बात करते हैं फैक्टर ग्रुप की। अभी फैक्टर ग्रुप क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ना सिर्फ फैक्टर ग्रुप के हवाले से, बल्कि आगे जब हम गैल्वा थ्योरी पढ़ेंगे या और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, इरेड्यूसिबिलिटी पढ़ेंगे और भी दूसरी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे फैक्टर ग्रुप जो है ये एलिमेंट्री रोल प्ले करेगा। बात करते हैं चलिए डेफिनेशन की। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, नोटेशन को बाद में देखते हैं, जी ओवर एच पढ़ते हैं इसको, इसी जी ओवर एच, दिस इज बेसिकली द फैक्टर ग्रुप। ये किससे बना होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी या राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जो ये सेट होता है ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी या राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, दिस इज ए ग्रुप स्ट्रक्चर, दिस इज ए ग्रुप स्ट्रक्चर। और ग्रुप स्ट्रक्चर ये किसके रेस्पेक्टिव है, इसमें किस तरह से डिफाइन होती है, इसमें ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है। अगर आप लेफ्ट कोसेट की बात करो तो ए एच और बी एच को कैसे एसोसिएट करता है, ए बी एच, ठीक है। इसी तरह से एच ए और एच बी को कैसे एसोसिएट करता है, कैसे करते हो आप, शाबाश, दिस इज एच ए बी। तो ये आपके पास कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से डिफाइन होती है। अंडर दिस कंपोजिशन ये ग्रुप स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं एक्स और वाई, तो एक्स वाई भी जो है इट विल लुक लाइक ए लेफ्ट कोसेट, सो वो भी इसी के अंदर बिलोंग करेगा। इसी तरह से आप एक्स वाई जेड लेते हैं तो एसोसिएटिविटी भी इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। आइडेंटिटी इसमें एच जो है वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है, ई एच मतलब एच। तो इनवर्स जो है, कोई भी आप ए एच लेंगे तो उसके कारस्पॉन्डिंग ए इनवर्स एच, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स जी का हो जाएगा, तो ए इनवर्स भी जी ओवर एच में ही बिलोंग करेगा, सच दैट एक्स एक्स इनवर्स जो है दिस गिव्स यू आइडेंटिटी। तो इनवर्स एलिमेंट भी इसके अंदर हर एक एलिमेंट का प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, ग्रुप, क्या बनेगा, ग्रुप। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे, ये सिर्फ मैंने ये कहा कि ग्रुप बना, बट कभी आप ये नहीं कह देना कि दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहाँ से सब ग्रुप ऑफ जी होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होने के लिए मैंने आपको कहा था जरूरी होता है कि कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। तो ग्रुप की कंपोजिशन जो है वही किसकी कंपोजिशन होनी चाहिए, जो इसका सब ग्रुप बनने वाला है। या वो भी छोड़िए, मैंने कहा था आइडेंटिटी जो सब ग्रुप की होती है वही किसकी होनी चाहिए, वही जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही सब ग्रुप भी होनी चाहिए। अब जी की आइडेंटिटी कुछ भी हो, लेकिन जी बाई एच की आइडेंटिटी क्या है, ये पूरा का पूरा ये सब ग्रुप एच है। तो जी की आइडेंटिटी क्या हो, पूरा एच हो सकती है, नहीं, इसकी आइडेंटिटी कुछ डिफरेंट होगी। अब जो भी ग्रुप लेते हैं उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, लेकिन पूरा का पूरा सब ग्रुप थोड़ी ना इसकी आइडेंटिटी होगी, सब ग्रुप तो इसके अंदर कंटेंट होगा। सो दैट मीन्स आप देख सकते हैं आइडेंटिटी इन दोनों की डिफरेंट है, तो ये कैसे इसका सब ग्रुप हो सकता है। सो आप ये याद रखेंगे कि जी बाई एच इज जी ओवर एच, दिस इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ, अपने आप में ये क्या होता है, एक ग्रुप स्ट्रक्चर, दिस इज ए ग्रुप। क्लियर है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कैसे फैक्टर ग्रुप को हम जनरेट करते हैं। जी मैंने जेड लिया और एच मैंने 4z लिया। एक चीज तो क्लियर है आपको कि जेड के केस में जो सब ग्रुप होते हैं वो एम जेड की तरह के होते हैं।
अब मुझे ये एंश्योर करना होता है कि किसी भी सब ग्रुप का जब मैं फैक्टर ग्रुप उसकी है उसके सब ग्रुप की हेल्प से बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक चीज सुनिश्चित करनी है कि वो सब ग्रुप जो मैं चूज कर रहा हूँ वो नॉर्मल होना चाहिए। बट एबिलियन के केस में सब के सब ग्रुप्स क्या होते हैं? ऑल आर नॉर्मल। ऑल आर नॉर्मल। एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सब के सब क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो जेड क्योंकि एबिलियन है तो इसके जितने भी सब ग्रुप हैं एम जेड वो सब के सब नॉर्मल होंगे। इन पर्टिकुलर मैं 4z लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 4z। तो जी जेड जो है वो एबिलियन ग्रुप है और एच इज इक्वल टू 4z इसका सब ग्रुप है। और एच इक्वल टू 4z इसका नॉर्मल सब ग्रुप भी है, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है तो इसका हर ग्रुप ही नॉर्मल है। अब मैं फाइंड करूंगा इसका फैक्टर ग्रुप। तो फैक्टर ग्रुप इसका किस तरह का होगा याद करो। क्या था? जी ओवर एच। किस तरह से मैंने डिफाइन किया था? दिस वाज ए एच। दिस वाज ए एच और एच ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी। लेकिन ये कब होता है? जब जी आपका ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे ग्रुप अंडर एडिशन है तो ये किस तरह से दिखेगा? दिस विल लुक लाइक, शाबाश, दिस विल लुक लाइक a plus 4z such that a belongs to z। a belongs to z। तो चलिए देखते हैं। कीजिए पुट इंटीजर 0 प्लस 4z, उसके बाद 1 प्लस 4z, उसके बाद 2 प्लस 4z, उसके बाद 3 प्लस 4z। अब इसके बाद जो आप करेंगे ना तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो इन्हीं के इक्वल हो जाएंगे किसी के। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वो भी आप याद रखेंगे। रिजल्ट ये होता है कि a प्लस, शायद मैंने आपको पहले बताया, a प्लस एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। a प्लस एच किसके इक्वल होता है? h के। अगर a किसमें बिलोंग करे? h में। तो देखो पहली बार यहाँ पे 3 प्लस 4z के बाद में क्या लिखूंगा? 4 प्लस 4z। तो देखो 4 किस में बिलोंग कर रहा है? 4z में। इसका मतलब 4 प्लस 4z किसके इक्वल हो जाएगा? 4z के। बट 4z तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब आप लिखोगे 5 प्लस 4z। तो 5 प्लस 4z क्या है बेसिकली? दिस इज 5, दिस इज 4 प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 4z। तो 4 प्लस 4z अभी मैंने कहा ये 4z के इक्वल हो गया, सो ये हो गया 1 प्लस 4z। बट 1 प्लस 4z तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब जब आप 6z लिखेंगे, 6z को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 4 प्लस 4z। बट 4 प्लस 4z तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, दिस इज 4z प्लस 2 प्लस 4z, तो इसके इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक साइकिल रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही 7z जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। फिर 8z फिर से वापस किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। 9z इसके इक्वल, 10z इसके इक्वल, 11z इसके इक्वल, फिर 12z फिर से इसके इक्वल। तो मतलब इन्हीं में से आ जाएंगे एलिमेंट। तो कुल मिला के जो ये पूरा ग्रुप है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा। 0 प्लस 4z और 1 प्लस 4z, 2 प्लस 4z और 3 प्लस 4z। तो इस तरह से z बाई 4z जो है ये आपका फैक्टर ग्रुप है। दिस इज ए फैक्टर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। फाइन। ओके। पर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? आपकी पता ही होता है आइडेंटिटी आपकी क्या होती है। आइडेंटिटी आपकी एच होती है, बेसिकली होती है आपकी ई एच। किसके इक्वल होती है? ई एच आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी? 0 प्लस एच और मतलब 0 प्लस 4z। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0 प्लस 4z। और इनवर्स क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अब अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे जैसे a प्लस 4z, तो उसका हो जाएगा माइनस a प्लस 4z, है ना? बिकॉज दिस विल बिकम 0 प्लस 4z। इसी तरह से अगर कोई मल्टीप्लीकेशन ग्रुप के अंदर हम देखें तो a प्लस 4z है तो इसका हो जाएगा 1 बाई ए या a इनवर्स प्लस 4z, सच दैट वो बन जाएगा a इनवर्स, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है ही नहीं। मतलब जो भी मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होगा ए एच इंटू ए इनवर्स एच, क्या हो जाएगा? ए इनवर्स एच विच इज इक्वल टू ई एच। तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। ये तो ये कह रहा है कि ये इसको फिर से दोबारा से ग्रुप, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ग्रुप बन जाता है। बट यहाँ पे ये फिर से पर्टिकुलरली कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के दे रहा है आपको, ये सब चीजें। तो दिस इज ए ग्रुप। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये एक ऐसा ग्रुप है, इसमें हमें एक एलिमेंट मिलता है क्या? 1 प्लस 4z।
गौर से देखना, 1 + 4z, और 1 + 4z का ऑर्डर कितना हो जाता है 4, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। क्यों होगा इसका ऑर्डर 4? क्योंकि बच्चे जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 4 से मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे हम, वी मस्ट से, हाँ मल्टीप्लाई, एडिशन के केस में मल्टीप्लाई। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको क्या देगा, पहली बार जो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है वो 4 ही होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका 4। तो आपको एक एलिमेंट मिल गया एक ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर खुद का 4 है, और उसमें आपको एक एलिमेंट भी ऑर्डर 4 का मिल गया। तो याद करो जब मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप पढ़ाया था कि अगर ग्रुप के अंदर आपको एक एलिमेंट मिल गया सही दैट उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक। तो इस तरह से ये ग्रुप भी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमें एक ऑर्डर 4 का एलिमेंट मिल गया। दैट मीन्स दिस Z/4Z is a not only a group of order 4, this is a cyclic group of order 4। अब याद करो जब मैंने आपको वेरियस सब ग्रुप्स के ऑर्डर पढ़ाए थे, तो 4 ऑर्डर के ग्रुप में 2 केसेस थे हमारे पास, एक Z4 पॉसिबिलिटी थी, एक Z2 क्रॉस Z2। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन साइक्लिक तो है नहीं, ये इसकी तरह बिहेव करेगा नहीं। इसका मतलब Z/4Z किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव लाइक Z4। मतलब फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पसेस और फॉर आवर एनालिसिस पर्पसेस इन फ्यूचर, Z/4Z कैन बी ट्रीटेड एज Z4, and this is not only true for Z4 but Z/5Z can be treated as शाबाश, बिल्कुल Z5। इन जनरल Z/NZ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, दिस कैन बी ट्रीटेड एज Zn। तो हमें पता ही है Zn में हमारी लाइफ बड़ी ही कंफर्टेबल होती है, तो वहां से हम देख सकते हैं फैक्टर ग्रुप की प्रॉपर्टीज को। ये देखिए इनका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। Z/Z, Z/Z जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये Z1 की तरह बिहेव करता है। ये आपको याद रखना है, मेन चीज ये है कि G/G, G का फैक्टर ग्रुप, G के साथ ही जब फैक्टर ग्रुप आप बनाते हैं ये Z1 की तरह बिहेव करता है, लेकिन G का जब आप आइडेंटिटी के साथ फैक्टर ग्रुप बनाते हैं तो ये G की तरह बिहेव करता है। G/G Z1, आप इसको याद रखने के लिए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, याद रखने के लिए आप इसको रख सकते हैं याद कि जैसे G और G कैंसिल हो गया तो इधर 1 आ गया, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे G/1 है तो ये किसके इक्वल हो गया, G के, बस सिर्फ याद रखने के लिए। बट टेक्निकली ये चीजें बिल्कुल करेक्ट है, यू कैन चेक देम। G का फैक्टर ग्रुप जो है वो E के साथ वो G ही होता है। बस याद रखने के लिए याद रखिए कि G/G क्यों कट हो गया तो 1 बचा तो Z1, और G/1 है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सिर्फ G की तरह। इसको अगर आप यूज करें तो उसके हिसाब से Z/Z behaves like Z1, not only Z/Z, Q/Q this behaves like Z1, ठीक है। कोई भी सब ग्रुप, आप कोई भी ग्रुप लीजिए और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप आप, लेकिन नीचे जो लेना है ना वो नॉर्मल ही लेना है सब ग्रुप, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो आप। अब जैसे आप ये Q4 ले लो, Q4 अगर आप क्या ले सकते हो, ZQ4 ले सकते हो, क्योंकि ZQ4 नॉर्मल सब ग्रुप है Q4 का, ये नहीं अपनी मर्जी से। ऐसे Q4 के सभी सब ग्रुप्स नॉर्मल ही होते हैं तो कोई भी ले सकते हो, बट बहुत सारे जैसे D4 के केस में जब आप लोगे तो D4 के केस में वो जो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप है वो यहाँ पे आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, तो वो फैक्टर ग्रुप नहीं बनाएंगे। फैक्टर ग्रुप इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफाइन नहीं होंगे। बात समझ आई? तो ये देख लिया आपने। इसी तरह से D4 के केस में देखिए ZD4 को लेके इन्होंने किया है। सो दिस इज फर्दर एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं, मैंने आइडिया आपको दे दिया। ओके, तो टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं बेसिकली इसमें जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि G आई वाज सेइंग Z के केस में Z/NZ दिस विल लुक लाइक Zn, दिस विल लुक लाइक Zn। और इसी तरह से G/G या Z/Z की अगर बात करें, दिस बिहेव्स लाइक Z1 एंड Z/Z
0 की बात करें, दिस बिहेव्स लाइक z। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी एनालिसिस किया गया है, ये आप देख सकते हो, बिकॉज ये सब चीजें नहीं डिस्कस हो सकती। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है फैक्टर ग्रुप से रिलेटेड, कि फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप जो है वो हमेशा एबिलियन ही होता है। यानी अगर आप एक एबिलियन ग्रुप लेते हो जी, और उसकी हेल्प से आप एक फैक्टर ग्रुप बनाते हो, तो वो भी क्या होता है, एबिलियन ही होता है। बात समझ आई? फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन, बट कन्वर्स इसका ट्रू। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो Z आपका एबिलियन ग्रुप है, अब इसकी हेल्प से आप एक फैक्टर ग्रुप बना रहे हो Z बाई सपोज 7Z, तो ये क्या बनेगा Z7, और आपको पता है Z7 भी क्या होता है, एबिलियन होता है, तो Z बाई 7Z भी क्या हो जाएगा, एबिलियन। इसी तरह से आप देख सकते हो। बट उल्टा इसका, इसका जो उल्टा है या जिसको हम कन्वर्स कहते हैं, दिस नीड्स नॉट बी ट्रू। काउंटर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये देखिए, ये रही काउंटर एग्जांपल। देखिए D4 अपॉन ZD4, गौर से देखना, ये फैक्टर ग्रुप है किसका, D4 का। कितना ऑर्डर है इसका, दिस इज D4 का ऑर्डर हो गया 8, ऑर्डर ऑफ D4 अपॉन ऑर्डर ऑफ ZD4, ऐसे ही निकालेंगे इसका ऑर्डर। सो इसका ऑर्डर हो गया 8 और इसका ऑर्डर हो गया 2, तो ऑर्डर 4 हो गया इसका। इसका मतलब इस D4 अपॉन ZD4 का ऑर्डर कितना है, 8, सॉरी 4। तो ये या तो Z4 की तरह बिहेव करेगा या Z2 क्रॉस Z2 की तरह बिहेव करेगा। एक चीज तो क्लियर है, Z4 भी साइक्लिक है तो एबिलियन है, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन है, एबिलियन है, तो मतलब हर दो एतबार से या हर एतबार से D4 अपॉन ZD4 जो है वो एबिलियन ग्रुप ही होगा। लेकिन क्या फैक्टर ग्रुप एबिलियन होने का मतलब ये है कि ग्रुप भी एबिलियन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि D4 क्या है, दिस इज नॉन एबिलियन। तो फैक्टर ग्रुप एबिलियन ग्रुप है तो उसका फैक्टर ग्रुप एबिलियन होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर एक फैक्टर ग्रुप एबिलियन है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ग्रुप भी क्या होगा, एबिलियन होगा। सिमिलरली साइक्लिक ग्रुप के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स के लिए क्या देखेंगे हम, इसकी एग्जांपल, हम एक फैक्टर ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करेंगे और देखेंगे बट ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं है। ये देखिए एग्जांपल, D4 की एग्जांपल फिर से ले लीजिए। ये आपका D4 है, इसमें 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप लिया, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 8/4 ये Z2 की तरह बिहेव करेगा, और Z2 हमेशा साइक्लिक होता है। इसका मतलब फैक्टर ग्रुप साइक्लिक हो गया, लेकिन जो आपका ग्रुप है D4 ये नॉन एबिलियन है, और नॉन एबिलियन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। क्योंकि साइक्लिक होता तो एबिलियन होता, बट ये नॉन एबिलियन है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, नॉन साइक्लिक। सो वी हैव फाउंड a factor group which is cyclic, but the group itself is not cyclic। ठीक है ना? और इसके पॉजिटिव एग्जांपल्स अगर आप देखोगे, G इज इक्वल टू जेड इज साइक्लिक, तो उसका फैक्टर ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक। ये देखिए इसके फैक्टर ग्रुप, तो ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि Z बाई mz दिस बिहेव्स लाइक Zm। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर k किसको डिवाइड करे, n को, अगर k किसको डिवाइड करे, n को, तो Zn अपॉन जनरेटेड बाई k दिस बिहेव्स लाइक zk, दिस बिहेव्स लाइक zk। क्या मतलब है इसका, सपोज मेरे पास Z8 है और 4 किसको डिवाइड करता है, 8 को, इसका मतलब Z8 अपॉन डिवाइड जनरेटेड बाय 4, जनरेटेड बाय 4, दिस बिहेव्स लाइक, दिस बिहेव्स लाइक इसकी तरह बिहेव करेगा, Z4 की तरह, इसकी तरह बिहेव करेगा, Z4 की तरह। तो k अगर n को डिवाइड करता है तो Zn अपॉन जनरेटेड बाय k दिस बिहेव्स लाइक Zk। क्लियर है, फाइन। इसी तरह से और एक एग्जांपल देखिए, जैसे Z10 अपॉन 5 डिवाइड्स 10, so generated by 5, generated by 5, 5 उसको जनरेट भी करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज आल्सो नेसेसरी। जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट जो है वो Zn को जनरेट करे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Z4 की, Z4 में 0 1 2 3, इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा। सो 1 इज ऑर्डर ऑफ 1 इज 4, तो Z4 upon generated by 1, so
this behaves like, and 1 divides 4, so this behaves like z1. तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको कि अगर k किसको डिवाइड करता है, n को डिवाइड करता है, तो zn अपॉन जनरेटेड बाय k दिस बिहेव्स लाइक zk। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि 10 किसको डिवाइड करता है, 20 को, तो z20 अपॉन जनरेटेड बाय, आप जनरेटेड बाय कोई भी ले सकते हो, जनरेटेड बाय 10 दिस बिहेव्स लाइक z10। तो ये इसको आप शॉर्टकट के लिए याद रख सकते हो। ठीक है। गेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Q4 और Z अपॉन Z Q4 ये किसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, विदाउट गोइंग इनटू ऑल दिस डिटेल, आपको इस डिटेल में नहीं जाना है, चुपचाप करके आप देखो Q4 का फैक्टर ग्रुप किसके साथ, Q4 के साथ। Q4 का ऑर्डर कितना है, 8। Z ऑफ Q4 का ऑर्डर कितना है, 2। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। नाउ अगर ये 4 के इक्वल है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, दिस कैन बिहेव लाइक Z4 एंड दिस कैन बिहेव लाइक Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, इन दो में से किसी की तरह ये बिहेव कर सकता है। बट हमने रिजल्ट पढ़ा है कि फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक एंड फैक्टर ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। देखते हैं नीचे हम इसको किसकी तरह बिहेव करेगा। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, बेसिकली इसका एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। इसको हम पूरा लिखेंगे, उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स को पूरा अच्छी तरह से जांचेंगे, और इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें 2 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के, कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, 2। तो ये एक फैक्टर ग्रुप है जिसमें जो कि Z2 क्रॉस Z2 की तरह भी बिहेव कर सकता था और Z4 की तरह भी बिहेव कर सकता था। ये जो आपका था Q4 अपॉन ZQ4, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज थी, ये Z4 की तरह बिहेव कर सकता था और Z2 क्रॉस Z2 की तरह बिहेव कर सकता था। लेकिन जब हमने इसका एनालिसिस किया, इसके एलिमेंट्स को जांचा, तो हमें ये पता चला कि इसमें एलिमेंट है किस ऑर्डर के, इसमें आपके पास देखिए ये एलिमेंट ऑर्डर, एक से ज्यादा एलिमेंट है ऑर्डर 2 पे। ठीक है, और प्लस हमें ये भी पता चला कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है ऑर्डर 2 से बड़ा नहीं है, जबकि Z4 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी होता है। तो इसका मतलब इसका बिहेवियर इसकी तरह तो नहीं दिख रहा है। और इसमें हमें ये भी पता चला इसमें 2 ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट है, इसमें तो एक ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। बिकॉज कैसे निकालते हैं, फी ऑफ 2 करके, तो इसमें एक ही ऑर्डर 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, जब इसमें 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है। तो जब हम निकालेंगे वी विल बी एबल टू सी कि इसमें कितने हो जाएंगे, 3 एलिमेंट हो जाएंगे ऑर्डर 2 के मतलब, और इसमें ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है। तो वहां से भी आप रिजेक्ट कर सकते थे इसको कि ये नहीं हो सकता, तो ओबियसली फिर ये आता है। या फिर दूसरा तरीका रिजेक्ट करने का ये है कि इसमें क्योंकि ऑर्डर 2 से बड़ा आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा Q4 बाई ZQ4 में, जबकि इसमें ऑर्डर 4 का एलिमेंट है, तो मतलब ग्रेटर देन 2 ऑर्डर का भी है, तो वैसे भी रिजेक्ट कर सकते थे। तो ये आप लगा सकते थे कि इट बिहेव्स लाइक Z2 क्रॉस Z2। क्लियर है। तो ये फैक्टर ग्रुप की आपकी थ्योरी है। इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, इसके साथ हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ये काफी लंबी थ्योरी है, कल का लेक्चर लगेगा अभी इसमें और हमें। देखिए, अगर इस तरह से आपको कभी आता है 3Z अपॉन 12Z, ये किसकी तरह बिहेव करता है, तो ओबियसली आपने देखना है कि 3 4 12, 3 डिवाइड्स 4, सो दिस बिहेव्स लाइक Z4। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब MZ अपॉन NZ, दिस इज इक्वल टू Z N अपॉन M, N अपॉन M, क्योंकि N जो है वो बड़ा कहाँ पे होगा, नीचे होगा, और छोटा कहाँ होगा, ऊपर। मतलब बड़े को छोटे से डिवाइड करो, N बाई M।
So, जैसे अभी मैंने बताया आपको 3z अपॉन 12z, ये आपका m था, ये आपका n था. So this behaves like z, शाबाश, n by m. n कितना है? This is 12 और m कितना है? 3. So 3 4s are 12. So this behaves like z4. इसी तरह से आप देख सकते हो 2z अपॉन 10z, दिस बिहेव्स लाइक z, m अपॉन n है तो ये हो जाएगा n बाई m, और ये हो जाएगा 10 बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू 5. सो दिस बिहेव्स लाइक z5. इस तरह से यहाँ से भी आप शॉर्टकट पता कर सकते हो कि कौन सा फैक्टर ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा है. पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, और भी जो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं फैक्टर ग्रुप से रिलेटेड. तो आज के लेक्चर में हमने देखा नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा, नॉर्मल सब ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स के बारे में पढ़ा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर ग्रुप भी हमने आज शुरू किया. तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा. इसको बार बार रिवाइज कीजिए. जहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको एक असाइनमेंट भी मैं सेंड करूं और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप खुद भी अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सको. वरना जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट. आप नोट्स को देख सकते हो. मैं नोट्स का नंबर जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा कि कौन से पेज नंबर से आगे जो है, जैसे आप देख सकते हैं 265 मैं मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. तो 265 के अराउंड अभी हैं हम इन नोट्स में, जिसके टोटल 602 पेजेस हैं इस पूरे मॉडर्न अलजेब्रा कोर्स के, जो फील्ड थ्योरी तक पूरा इसमें दिया गया है इन नोट्स में. तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा कि किस पेज से किस पेज तक आपको देखने हैं ये नोट्स. उसमें भी आप खुद से भी ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कराता लेक्चर में, कुछ मैं छोड़ देता हूँ. तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.